हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 6 to 10 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर है 45। इससे पहले ऑलरेडी हमने 44 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर इन सभी का पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सअप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके सीधे पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं बिना किसी तामझाम के, बिना किसी 1 रुपया खर्च किए हुए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल रहेगा आपके लिए, ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है? बताना है ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है। सिंपल सा सवाल है, अच्छा सवाल है, किसी का भी गलती नहीं होना चाहिए। ऑप्शन दे रखा है विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा विषुवत रेखा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब देखेंगे ग्लोब पर मुख्य रूप से 5 अक्षांश रेखाएं हैं। प्रमुख 5 अक्षांश रेखाएं हैं कौन कौन? एक तो विषुवत रेखा है जो कि सबसे लंबी है अक्षांश रेखा है। उसके बाद है 27.5 डिग्री कर्क रेखा, 27 डिग्री मकर रेखा, 66.5 डिग्री आपका आर्टिक वृत्त और 66.5 डिग्री अंटार्कटिका वृत्त। ठीक है, तो ये 5 प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं, आपको याद रखनी है। ठीक है, यहाँ भी देख सकते हैं मैप पर, ये आपका है विषुवत रेखा जिसे 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा ने भूमि को 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा, इसी को विषुवत रेखा भी कहते हैं और इसी को ही 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं। इसके ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे है 27 डिग्री 27 डिग्री कर्क रेखा। ठीक है, इसी के ऊपर जाएंगे तो यहाँ मिलेगा आपको आर्टिक वृत्त जो कि 66.5 डिग्री पर है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मकर रेखा जो कि 27 डिग्री पर है और इसी नीचे और आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा अंटार्कटिक सर्कल या फिर अंटार्कटिक वृत्त जो कि 66.5 डिग्री पर है। तो ये ग्लोब पर मुख्य रूप से 5 अक्षांश रेखाएं हैं जो आपको याद रखनी है। इस बात यहाँ पर देखेंगे, इस जगह पर देखेंगे इसे क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव, ऐसे कहेंगे दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव एक बिंदु है, पॉइंट है। ठीक है, तो इतने बातों को ध्यान रखनी है यहाँ पे। चलिए अगला सवाल लेते हैं। बाकी सब पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ फाइल आपको दे दिया जाएगा, दिक्कत वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। चलिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ फाइल मिल रहा है, बस एंजॉय कीजिए, पढ़ाई मस्ती से कीजिए, एक जॉब लीजिए और माँ बाप के सपनों को पूरा कीजिए, मेरी दुआ यही रहेगी। ठीक है, बस मेहनत आप लोग कीजिए, सफलता एक दिन जरूर ही रंग लाएगी। चलिए देखते हैं, सवाल है यहाँ पे कि मानचित्र में किसी स्थान को निरपेक्ष अवस्थिति ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी सहायता आवश्यकता होगी। बताना है कि मानचित्र में किसी स्थान की निरपेक्ष अवस्थिति ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होगी। केवल उसे उस स्थान की अक्षांश की, केवल उस स्थान के देशांतर की, या फिर उस स्थान की अक्षांश और देशांतर दोनों की, या एक से अधिक होगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी सवाल अच्छा सवाल है, इजी सवाल है, कॉन्सेप्ट बेसिस है। बस आपको याद ये रखनी है कि अगर हमें किसी की निरपेक्ष अवस्थिति बतानी हो तो सिर्फ हम अक्षांश से नहीं बता सकते या फिर किसी देशांतर से हम नहीं बता सकते। जैसे सिंपल से समझने का प्रयास कीजिए, कुछ इस तरीके से हम रेखाएं खींच लेते हैं, ठीक है, और कुछ ये रेखाएं से खींच लेते हैं। ठीक है, और किसी बंदे कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है और ये लाइन ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है, ये लाइन 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर ज़रा समझिए कि हम ये कह रहे हैं, अगर यदि कि ये बंदा ये कह रहा है कि हम सी पर लाइन पर हम खड़े आ जाओ। ठीक है, तो सी लाइन पे अगर ये लाइन पर जाएगा तो इस बिंदु पर हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। ये 4 बिंदुओं को खोजना पड़ेगा उसे, एग्जैक्ट डेटा नहीं बता पाएगा वो। ठीक है, सिर्फ हम ये कहें कि सी लाइन पर आ जाओ, तो सी लाइन पर कहाँ जाएगा वो। ठीक है, अगर यही चीज़ वो कहे कि एक काम करो तुम तीसरी लाइन पर आ जाओ, तो ये 3 लाइन पर जाएगा, सबसे पहले इसको ये मिलेगा, यहाँ भी नहीं है, यहाँ जाएगा तो यहाँ भी नहीं है, फिर यहाँ मिलेगा उसको, फिर यहाँ मिलेगा। तो ये तो छोटी सी बात हम ले रहे हैं, लेकिन बहुत सारा अगर इस तरह से कॉलम बना तो कैसे जाएगा वो? पॉसिबल है क्या एग्जैक्ट डेटा बता पाना? नहीं। लेकिन वो ये कहे कि 3C में आ जाओ, 3C के पास हम खड़े हैं, मतलब कि ये अगर सी से चलते हो तो सी से अगर चलते हो तो ये तीसरी लाइन है, वहाँ पे आ जाना। तो ये पहला लाइन, दूसरा लाइन और ये तीसरा लाइन, आसानी से ये पहुँच जाएगा। हर एक बिंदु का कुछ ना कुछ नाम होगा ना, जैसे कि इस बिंदु का क्या नाम होगा, 4A कह सकते हैं या A4 कह सकते हैं। अगर इस बिंदु का नाम दे दें तो कह सकते हैं ये 2AB पर आ जाओ। तो आसानी से देखेंगे यहाँ पर कि जब लोकेशन यहाँ पर ए का भी मान, ए लाइन का भी मान दे रहे हैं
अल्फ़ाबेटिकल भी इधर दे रहे हैं और न्यूमेरिकल भी दे रहे हैं, तो आसानी से वो पहुँच जा रहा है। तो बस वही समझ लीजिए कि ABC यहाँ पे क्या है, ABC यहाँ पे देशांतर है, ये देशांतर रेखाएं हैं। और 1 2 3 4 जो है अभी लिखा हुआ है वो समझ लीजिए कि अक्षांश है। अब जरा सवाल को पढ़िए, उस स्थान के अक्षांश की से हम पहुंच सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, सिर्फ अक्षांश को बताएंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे, उसकी अवस्थिति को ज्ञात हम नहीं कर सकते हैं, उसे देशांतर से भी नहीं ज्ञात कर सकते। उस स्थान के अक्षांश और देशांतर दोनों से हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ये अक्षांश है और ये देशांतर है, तो हम बता सकते हैं एग्जैक्ट डेटा कहाँ पे हैं। क्लियर हुआ? तो बस यही था, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, आपको समझना चाहिए कि किसी भी लोकेशन को बताने के लिए आपको अक्षांश और देशांतर दोनों की स्थिति बतानी होगी कि वो बंदा या फिर कोई भी चीज़ कहाँ पे स्थित है, या कोई देश, कोई शहर, कोई गांव कहाँ पे स्थित होगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। ये अपने रियल लाइफ में भी आप इसको आप चाहें तो देख सकते हो, नहीं अपना अगर जिस भी लॉज वगैरह में रहते होंगे आप लोग पढ़ते होंगे, ठीक है। तो एक गली है, इस तरह से बहुत सारे गली गया हुआ है, तो आपको तो पहले बताना पड़ेगा कि किस गली में आना है, एक पहला गली, दूसरा गली, तीसरा गली, चौथा गली में। उसके बाद फिर गली में बताएंगे, तो फिर उसके बाद फिर इस तरह से अंदर घुसा हुआ है गली, तो यही बताना पड़ेगा ये दूसरा गली में अंदर जा करके ये पहला या दूसरा जो गली मिलेगा उसके अंदर घुस जाना। तो इस तरीके से भी आप लोग यहाँ से चाहे तो चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी ध्यान रखना है यहाँ पे कि देशांतर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींचा गया एक अर्धवृत्त है। देशांतर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींचा गया एक अर्धवृत्त है, और इसी को याम्योत्तर भी कहते हैं। यहाँ पे दे रखा है ना, याम्योत्तर क्या है, यहाँ पे देशांतरों क्या महत्वपूर्ण याम्योत्तर। तो याम्योत्तर क्या है, तो ये याम्योत्तर है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा। ठीक है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? याम्योत्तर कहा जाता है। तो देखिए ये सभी सब क्या है, ये सभी याम्योत्तर है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिला रहा है यहाँ पे सारा। ठीक है, इस तरीके से ये सभी क्या है, याम्योत्तर रेखा है। ठीक है, तो इसी याम्योत्तर में देखेंगे कि दो प्रमुख याम्योत्तर है, कौन कौन? एक तो प्रमुख याम्योत्तर है जिसे 0 डिग्री कहते हैं, इसी को कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। ठीक है, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। ठीक है, और ये क्या है आपका 180 डिग्री याम्योत्तर, ये है आपका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, ये तिथि को निर्धारित करता है, जबकि 0 डिग्री ये समय को निर्धारित करता है। 0 डिग्री से अगर आप आगे जाएंगे तो आपका समय ऐड हो जाएगा, और अगर पीछे जाएंगे तो आपका समय घटता चला जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि को क्रॉस करते हैं पूरब की तरफ तो आपका दिन में एक दिन घट जाता है, और अगर पश्चिम की तरफ जाते हैं एक दिन आप जुट जाता है। ठीक है, यहाँ समझ लीजिए थोड़ा सा, ये आपको मान लीजिए 0 डिग्री है, ये वाला थोड़ा सा यहाँ पे ग्रीन वाला पार्ट देखिएगा, ये वाला जो आपका है ये कौन सा है, ये 0 डिग्री मान लेते हैं आपका मध्याह्न रेखा है। ठीक है, तो इसके ठीक पीछे वाला यानी 1 1 डिग्री पर रेखाएं खींची गई हैं इस तरीके से, तो इसे पीछे जाएंगे तो 180 डिग्री पर पहुँच जाएंगे, इधर से गिनते जाएंगे तो 180 डिग्री पर पहुँच जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि चाहे आगे से जाएँ 180 पे या पीछे से जाएँ 180 पर, यानी कि जो इसके ठीक पीछे जो रेखा होगी वो 180 दोनों एक ही रेखा है, चाहे पश्चिम की तरफ से जाएँ चाहे पूरब की तरफ से जाएँ। 180 पर जहाँ पहुँचेंगे ना वो 180 डिग्री वाला एक ही कोई रेखा होगा, और उसे कहते हैं 180 डिग्री प्रमुख याम्योत्तर रेखा, जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं अब हम लोग। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल है 0 डिग्री अक्षांश अफ्रीकी महादेश के कितने देशों से होकर गुजरती हैं? अच्छा सवाल है, बताइए 0 डिग्री अक्षांश अफ्रीकी महादेश के कितने देशों से होकर गुजरती हैं? 8, 7, 12, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। पहले तो आपको हम ये बता देते हैं कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा ही विषुवत रेखा है, और वही भूमध्य रेखा भी है। तो यानी कि आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि भूमध्य रेखा अफ्रीकी महादेश से कितने देशों से होकर के गुजरती हैं। चलिए आपको एक और हिंट देते हैं, भूमध्य रेखा से कुल मिला के 13 देश देखेंगे कि 13 देशों से होकर के 0 डिग्री अक्षांश रेखा पार हुई हैं या भूमध्य रेखा पार करती हैं। कुल मिला के 13 देश हैं, उसमें से बताना है अब कि अफ्रीकी महादेश से कितने देश होकर से अफ्रीकी महादेश के कितने देश से होकर के ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा गुजरती हैं। 8, 7, 12, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। कुल तो 13 देश हैं, कुल मिला के 13 देश हैं जहाँ से देखेंगे कि ये भूमध्य रेखा पार हुई हैं। ठीक है, उसके बारे में भी डिस्कस हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा बी होगा, क्या होगा इसका आंसर? बी, 7 देशों से देखेंगे कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा अफ्रीकी महादेश से गई हुई है।
ठीक है, 7 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग डिटेल्स थोड़ा सा इस बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पहले यहाँ पे समझिए कहाँ पे है आपका भूमध्य रेखा, ये देखिए इक्वेटर, इक्वेटर इसे कहते हैं इंग्लिश में। तो ये 0 डिग्री है, ये देख रहे हैं ये लाइन। अब इस पर कौन कौन देश इसमें आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कुछ देश दक्षिण अमेरिका का भी आता है, कुछ अफ्रीका का भी देश आता है, कुछ एशिया का भी आता है, और कुछ कुछ जल निकाय भी आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जूम करके आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। देखिए क्या क्या देखने को मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। माफ़ कीजिएगा अफ्रीका के देखेंगे कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, सबसे पहले देखिए गैबोन है, यहाँ पे कांगो दिख रहा होगा, है ना। इस बार फिर कांगोज गणराज्य देखने को मिल रहा होगा, फिर केनिया देखने को मिल रहा होगा, युगांडा भी यहीं पर है। ठीक है, इसके अलावा आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा प्रिंसिपे और एक सोमालिया। ठीक है, तो सोमालिया देखिए किधर है, ये देखिए सोमालिया यहाँ पे है। ठीक है, और एक आपको और यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा अच्छे तरीके से नहीं दिख रहा है। देखो सौ पालो जो है ना, ये सौ पालो थी, यहाँ पे थोड़ा सा दिखेगा आपको सौ पालो यहाँ पे। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे 7 देश ऐसे हैं जहाँ से ये भूमध्य रेखा गई हुई हैं अफ्रीका महादेश से। ठीक है, बाकी आप यहाँ देख सकते हैं। अब ये दक्षिण अमेरिका का कौन कौन सा देश है, एक तो आपका इक्वेटर, ये आपका इक्वाडोर है, इक्वेटर पर ही है इक्वाडोर। फिर देखेंगे यहाँ पे क्या है आपका, ये आपका देखने को मिलेगा यहाँ से कोलंबिया, ये ना कोलंबिया, देखिए ये वाला, ये कोलंबिया है यहाँ। और एक है आपका यहाँ से ब्राज़ील। ठीक है, ये पूरा पानी पीला वाला देख रहे हैं ब्राज़ील है। तो यहाँ से देखेंगे 3 देश हो गए दक्षिण अमेरिका के 3 देश, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। अफ्रीका के यहाँ 7 देश हो गए। ठीक है, यहाँ पे 7 देश देखेंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि मैप में पूरा क्लियर आप लोग को नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, बट 7 देश हैं यहाँ पे। ठीक है, एशिया के 3 देश हैं। ठीक है, कौन कौन, एक तो मालदीव है, एक इंडोनेशिया और किरिबाती है। ठीक है, कौन कौन है, इंडोनेशिया, ये तो देख ही रहे होंगे आप लोग, यहाँ से देख रहा है ये वाला गया हुआ पार्ट है, इंडोनेशिया है यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ से देखेंगे 3 देश हैं। बाकी एक मालदीव है, देखिए यहाँ पे ये वाला मालदीव है ना, ये मालदीव इस तरह से फैला हुआ है, ये द्वीप है यहाँ पे, ये वाला द्वीप, तो ये भूमध्य रेखा से गई हुई है। ठीक है, और एक और आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा किरबाती। ठीक है, तो आई थिंक किरबाती हमने कभी यहाँ पे देखा नहीं इसे। हाँ, यहाँ पे देखिए ये किरबाती, देखिए यहाँ पे है। ठीक है, चलिए ये है किरबाती, देखिए ये वाला पार्ट, ये किरबाती। तो ये हो गया 3। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे। चलिए हम लोग डिटेल समझते हैं अब यहाँ से, अगर वहाँ से नहीं समझ में आया हो तो यहाँ से भी देख सकते हो आप। ठीक है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश की रेखा है। भूमध्य रेखा इसी को कहते हैं, विषुवत रेखा भी इसी को कहते हैं। भूमध्य रेखा 13 देशों, 3 महाद्वीप, 3 जल निकाय से होकर गुजरती हैं। 13 देश इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम प्रिंसिपे, गैबोन, कांगो और ये कांगो गणराज्य, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती हैं। कुल 13 देश हैं जहाँ से भूमध्य रेखा गई हुई हैं। ठीक है, जिसमें से देखेंगे कि दक्षिण अमेरिका का 3 देश, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, क्लियर हो गया, मैप पर भी दिखा है। अफ्रीका का 7, गैबोन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केनिया, साओ टोम प्रिंसिपे और सोमालिया, इन सबको भी दिखाया मैप पर हमने। साथ ही साथ एशिया के 3 देश देखेंगे, मालदीव, ये तो द्वीप है, इसे इंडोनेशिया भी द्वीप है, किरबाती भी द्वीप है, तो ये 3 द्वीप हो गए। ठीक है, इसको भी हमने दिखाया। जल निकाय में देखिएगा अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर। ठीक है, तो सिंपल से दिख रहा होगा आपको मैप पर भी ऐसे ही, जिस तरीके से गई हुई हैं। ठीक है ना, ये सभी क्या है, हिंद महासागर यहाँ पे है, इधर देखोगे तो ये प्रशांत अटलांटिक महासागर है, इधर प्रशांत महासागर है। ठीक है ना, तो ये 3 हो गए आपके जल निकाय। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि भूमध्य रेखा पर उच्चतम बिंदु इक्वाडोर में वोल्केन कैम्बे पर स्थित है। भूमध्य रेखा पर उच्चतम बिंदु इक्वाडोर में देखोगे वोल्केन कैम्बे पर ये स्थित है, सबसे ऊंचा बिंदु। ठीक है, चलिए इतना पॉइंट ध्यान में रखिएगा, यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका गलती इस पार्ट से गलत नहीं होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, समझते हैं क्या दे रखा है। सवाल है कि निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन कीजिए, गलत चुनना है कि कौन सा दे रखा है। 1 डिग्री अंतर 4 मिनट का प्रतिनिधित्व करता है, 15 डिग्री अंतर 60 मिनट का प्रतिनिधित्व करता है, और या फिर 5 डिग्री 50 मिनट का प्रतिनिधित्व करता है, या फिर एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं क्या दे रखा है। ये एक्चुअली पृथ्वी से संबंधित सवाल पूछा गया है। आप लोग देखते होंगे ये जो पृथ्वी है ना, वापस आते हैं इस ग्लोब पर, ये जो ग्लोब है ना, ये अपने ही इस एक्सिस पर, ये जो है ना यहाँ पे अपने एक्सिस पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है, 24 घंटा का। कितना लगाता है, 24 घंटा। और एक चक्कर घूम जाने मतलब क्या, कितना डिग्री कवर कर रहा है वो, 360 डिग्री। तो अच्छे समझते हैं, देखिएगा 24 घंटा
अच्छा यहीं पे चलते हैं हम लोग। ये तो समझ में आ गया ना कि ये सर्कल एक बार चक्कर लगाने में 360 डिग्री कवर कर रहा है 24 घंटा में। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं वहाँ पे तो क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन यहाँ सामने रख देते हैं। देखिए क्या समझा रहे थे हम कि 24 घंटा में ये कितना डिग्री कवर पृथ्वी करता है 360 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं कि एक घंटा में कितना कवर कर लेगा, तो 360 में अगर 60 से डिवाइड कर दें, ठीक है 24 से ना, सॉरी 24 से तो काटेंगे तो 24 15 क्या हो जाएगा 360, तो ये हो जाएगा 15 डिग्री। हम ये कह सकते हैं 1 घंटा या 60 मिनट बराबर 15 डिग्री कवर कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1 घंटा में या तो 60 मिनट में पृथ्वी कितना डिग्री कवर करती है 15 डिग्री का, राइट। अब आगे देखिए, ये भी कह सकते हैं अगर 60 मिनट बराबर 15 डिग्री तो कह सकते हैं, जरा समझने का प्रयास कीजिएगा, 60 मिनट बराबर 15 डिग्री, तो ये भी कह सकते हैं 15 चौके 60, यानी कि 4 मिनट में कितना 1 डिग्री, यानी कि 1 डिग्री कवर करने में उसको कितना समय लग रहा है 4 मिनट का। ठीक है, अब आइए सवाल पर। देखिए पहला क्या ले दे रखा है कि 1 डिग्री अंतर 4 मिनट का प्रतिनिधित्व करता है, यानी 1 डिग्री का अंतर कवर करने में 4 मिनट का समय लग रहा है। बिल्कुल देखिएगा 1 डिग्री कवर करने में 4 मिनट का समय लग रहा है, बिल्कुल ही यहाँ पे क्या है कथन सही है। बी कह रहा है कि 15 डिग्री अंतर 60 मिनट का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ देखिए 1 घंटा या तो 60 मिनट कवर करने में 15 डिग्री समय ले रहा है, ये भी कथन सही है। अब कह रहा है 5 डिग्री कवर करने में 50 मिनट का समय ले रहा है। ठीक है, क्या ऐसा सच में ऐसा है? तो देखिए एक डिग्री में कितना 4 मिनट, 1 डिग्री में कितना समय ले रहा है 4 मिनट का, तो 5 डिग्री में कितना, तो 4 गुना 5 करेंगे तो निकल जाएगा 20 मिनट। दे रखा है 50 मिनट, गलत है ना, पूछा था कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिएगा तो क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी का बाहरी कोर निम्नलिखित में से किस अवस्था में पाया जाता है। बताना है कि पृथ्वी का बाहरी जो कोर है, बताना है कि किस अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, देखिए जो पृथ्वी का आंतरिक कोर जो कोर है ना, कोर जिसे कहते हैं कोर, तो कोर को 2 भागों में बांटा गया है, बाहरी कोर, बाह्य कोर या फिर आंतरिक कोर, 2 भागों में। ठीक है, तो ये पूछ रहा है बाह्य जो कोर है ना, जिसे क्रूड कहते हैं आप। ठीक है, तो इसे किस अवस्था में पाया जाता है, ठोस और तरल, गैस या तरल, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी का बाहरी कोर या बाह्य कोर जो है ना, ये तरल अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, किस अवस्था में, तरल अवस्था में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैप पर समझिए, देखिए ये जो पार्ट दिख रहा है ना आपका यहाँ पे, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट और ये पार्ट है, ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या है, पूरा कोर है। ठीक है, पूरा इसे क्या कहेंगे, कोर। और इसी कोर को देखेंगे 2 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, एक आउटर कोर और एक है इनर कोर, यानी आंतरिक कोर और ये बाह्य कोर। पीला वाला बाह्य कोर है और ये वाला आंतरिक कोर है। ठीक है, साथ ही साथ देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा, देखिए आउटर कोर है ना, ये लिक्विड फेस में है, यानी कि तरल अवस्था में है, ये तरल अवस्था में है। ठीक है, और ये क्या है, कठोर अवस्था में है। ठीक है, देखिए रिजिड लिखा हुआ है, रिजिड मतलब होता है कठोर होना, तो ये कठोर अवस्था में है। तो आंतरिक पार्ट जो है वो कठोर अवस्था में, जबकि बाह्य जो क्रूड है वो किस अवस्था में है, तरल अवस्था में है। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। बाकी बात करें यहाँ पे बना हुआ किससे है। ठीक है, तो ये देखेंगे ये कंसिस्ट ऑफ मोस्टली आयरन, निकेल एंड सल्फर। आयरन से, निकेल से और सल्फर से बना हुआ है। ठीक है, जिसे हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, नीफे। क्या कहते हैं, नीफे। निकेल और फेरस, फेरस मतलब आयरन। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। वही बात है, देखेंगे ये मेटल वाला पार्ट है, मेटल किससे में बना हुआ है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर पहले तो यहाँ पर लोअर मेटल, ठीक है, ये बांटा गया है, इसको अलग अलग भाग इसको भी देखेंगे। तो मेटल को पहले जरूरी जानना है कि यहाँ पे ये किससे मिलकर बना हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, एक हम लोग पढ़ते हैं सीमा, ठीक है, एक तो पढ़ते हैं नीफे, देख लिए थे हम लोग, ठीक है ना, और एक होता है सियाल, सियाल। ठीक है, तो ये सिलिका और मैग्नीशियम। ठीक है, और ये सिलिका और एल्युमिनियम। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये आपका बना हुआ है, देखिए सिलिकेट से बना हुआ है ये। ठीक है, और जबकि जो बाहर वाला जो क्रस्ट है, ऊपर बटी है, वो किससे बना हुआ है, ये आपका बना हुआ है सियाल से। ठीक है, जबकि मेटल बना हुआ है सीमा से। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। चलिए बाकी यहाँ पर पॉइंट देखिएगा थोड़ा सा और भी।
बाहरी कोर लगभग 2200 किलोमीटर मोटा है और ज़्यादातर तरल लोहे और निकल से बना हुआ है। ठीक है, पृथ्वी का बाहरी कोर एक तरल परत है और पृथ्वी के ठोस आंतरिक कोर के ऊपर और उसके मेटल के नीचे स्थित है। मेटल के नीचे है और आंतरिक कोर के ऊपर है। ठीक है, ये तो सिंपल से देख सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो खुद भी सोच सकते हो। यह हमेशा 4500 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस तक के उच्च तापमान पर होता है। सोचिए तरल अवस्था में क्यों है, क्योंकि देखिए ये 4500 डिग्री मायने रखता है। 100 डिग्री पर हम जानते हैं पानी खोलता है, सोचिए कितनी हीट रहता होगा। 4500 से लेकर के 6000 डिग्री सेल्सियस तक ये इसका तापमान रहता है, किसका, जो आउटर आपका कोर है। बाहरी कोर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बनाता है जो पृथ्वी पर सभी जीवन की रक्षा करता है। ठीक है, चलिए अब लेते हैं अगला सवाल। सवाल है कि भूपर्पटी के आंतरिक भाग से इसका इसका एक स्रोत है। थोड़ा सा सवाल में कुछ फॉल्ट लग रहा है, थोड़ा सा रुकिएगा। चलिए अब सही है सवाल। भूपर्पटी के आंतरिक भाग से उष्मा इसका एक स्रोत है। भूतापीय ऊर्जा का, सौर ऊर्जा का, ज्वारीय ऊर्जा का, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा भूपर्पटी के आंतरिक भाग से उष्मा भूतापीय ऊर्जा का एक स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है रूपांतरित चट्टानें भी चट्टानें हैं जो बनाती हैं। रूपांतरित चट्टानें भी चट्टानें हैं जो बनाती हैं, खालिस्तान बनाती हैं। यहाँ पे होना चाहिए था रूपांतरित चट्टानें वे चट्टानें हैं, है ना। रूपांतरित चट्टानें वे चट्टानें हैं जो खालिस्तान बनाती हैं। जब पिघला हुआ थोड़ा सा यहाँ रुकिएगा, सुधार ही लेते, क्षमा चाहेंगे, थोड़ा सा सवाल गलत टाइपिंग किया गया है इसमें। ठीक है, चलिए अब सही कर दिए हैं वैसे। चलिए सवाल फिर से पढ़ लेते हैं। रूपांतरित चट्टानें वे चट्टानें हैं जो खालिस्तान बनाती हैं। पहला है जब पिघला हुआ लावा ठंडा होकर ठोस चट्टाने में बदल जाता है, या फिर जब चट्टानों पर गर्मी और दबाव डाला जाता है, या फिर जब चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को कुछ समय के लिए एक साथ दबाया जाता है, या फिर उपर्युक्त में से अधिक होगा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है रूपांतरित चट्टानें वे चट्टानें होती हैं जब चट्टानों पर गर्मी और दबाव डाला जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा रूपांतरित चट्टानें क्या होती हैं, वो चट्टानें होती हैं जब चट्टानों पर क्या पड़ती है, गर्मी और प्रेशर दबाव जब डाला जाता है, तब वो इस तरह के चट्टानें बनती हैं, रूपांतरित चट्टानें बनती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक खनिज के अंतर्गत नहीं आता है। देखेंगे यहाँ पे जो खनिज होते हैं दो प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। धात्विक मतलब जो धातु का जिसमें गुण दिखता हो, ठीक है, और अधात्विक मतलब जिसमें धातु का गुण नहीं दिखता हो। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा अधात्विक खनिज के अंतर्गत नहीं आता है। तो पहले देखते हैं कि धात्विक अधात्विक खनिज के अंतर्गत कौन कौन आता है। तब देखेंगे चूना पत्थर और लेड जिप्सम दिया हुआ है, एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे आप चूना पत्थर अधात्विक खनिज है। ठीक है, लेड लेड देखेंगे ये धात्विक खनिज है। ठीक है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वैसे जिप्सम भी दे रखा है, तो जिप्सम भी क्या है, एक अधात्विक खनिज है। तो ध्यान रखिएगा लेड इसका सही आंसर होगा। लेड एक धात्विक खनिज है। पूछा था सवाल कि यहाँ पे कौन सा अधात्विक खनिज के अंतर्गत नहीं आता है, तो लेड अधात्विक खनिज के अंतर्गत नहीं आता है, ये धात्विक खनिज के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट किया गया है। धात्विक खनिज जैसा कि नाम से पता चलता है एक या अधिक धातुओं वाले खनिज हैं। ये आमतौर पर खनिज जमा के रूप में होते हैं और उच्च ताप और बिजली के संवाहक होते हैं, जैसे लोहा, तांबा, चांदी, बॉक्साइट, लेड, सीसा, मैग्नीज आदि। लेड एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक होता है Pb। यह एक भारी धातु है। लेड नरम और आघात वर्धनीय होता है और इसमें अपेक्षाकृत कम गलनांक भी होता है। लेड कमरे के तापमान पर क्या होता है, ये ठोस होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है बिहार में, ठीक है, बताना है कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। मैग्नीज, पाइराइट, चूना पत्थर, एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा यहाँ पे बिहार में मैग्नीज भी देखने को मिलता है, पाइराइट भी देखने को मिलता है और चूना पत्थर भी देखने को मिलता है। डी ऑप्शन बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पाइराइट देखेंगे कि पूरे भारत में जितना मिलता है उसका 95% बिहार में ही मिलता है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये साथ ही साथ ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि बिहार में चूना पत्थर ये आपको कैमूर में देखने को मिलेगा। ठीक है, और रोहतास जिले में भी देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं।
अगला सवाल है, मैग्मा के ठंडा होने और क्रिस्टलीकरण से निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान बनती है। बताना है कि मैग्मा के ठंडा होने और क्रिस्टलीकरण से निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान बनती है। ग्रेनाइट, चॉक या फिर कोयला, एक से अधिक या में से कोई नहीं। तो याद रखना है, मैग्मा के ठंडा होने और क्रिस्टलीकरण से ग्रेनाइट का निर्माण होता है या ग्रेनाइट चट्टान बनती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये भी ध्यान रखिएगा कि सभी महाद्वीपों पर ग्रेनाइट चट्टानें प्लेट सीमाओं के पास या उससे आगे पाई जाती हैं। वे पृथ्वी की सतह से हजारों किलोमीटर नीचे मैग्मा के ठंडा होने के रूप में विकसित हुए हैं। फिर जैसे जैसे उनके ऊपर से ज्वालामुखी पर्वत मिटते गए, ग्रेनाइट की चट्टानें सतह पर आ गईं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो मैग्मा है ना, तो सभी आग्नेय चट्टानें मैग्मा से बनती हैं। जितनी प्रकार के आग्नेय चट्टान देखते हैं सभी मैग्मा से ही बनते हैं, जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला पदार्थ है, जो पिघला हुआ या अर्ध पिघला हुआ होता है। ठीक है, पृथ्वी की सतह के नीचे देखेंगे तो मैग्मा है, और अन्य स्थलीय ग्रहों प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कई उपग्रहों में भी मैग्मा संबंधी गतिविधि होने वाली की पुष्टि प्राप्त हुई है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है यहाँ पे कि खनिज और जिले के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही ढंग से सुमिलित है। ठीक है, अभ्रक, जमुई और बांका, सोना मुंगेर, सीसा भागलपुर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, अभ्रक जो है जमुई और बांका में देखने को मिलता है, बिल्कुल सही है। सोना मुंगेर में देखने को मिलता है, ये भी सही है। सीसा भागलपुर में प्राप्त होता है, यह भी सही है। तीनों यहाँ पे बिल्कुल ही क्या है, सही जोड़ा सुमिलित है। डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैग्नीज यह पटना, गया और मुंगेर में पाया जाता है। अभ्रक जमुई बांका मुंगेर जिलों में पाया जाता है, जो कि पायराइट अमझोर में पाया जाता है। ठीक है, और यूरेनियम यह गया में पाया जाता है। सोना मुंगेर में पाया जाता है। सीसा यह मुख्य रूप से बिहार के भागलपुर जिले में पाया जाता है। और एक है फेल्सपर, जो कि मुंगेर और भागलपुर में देखने को मिलता है। वही क्वार्ट्ज के बारे में बात करें तो यह मुंगेर में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, बिहार राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों में कौन सी भू आकृतियाँ हैं। बताना है कि बिहार राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों में कौन सी भू आकृतियाँ हैं। सोमेश्वर पहाड़ी श्रृंखला, कैमूर पठार, नवादा पहाड़ी क्षेत्र, उपयुक्त में से एक से अधिक या में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, बिहार राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों में सोमेश्वर पहाड़ी श्रृंखला की भू आकृतियाँ हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखेंगे कुछ इस तरीके से, तो कह रहा है उत्तर पश्चिम, ये हो गया उत्तर और ये हो गया आपका पश्चिम। तो ये पार्ट यहाँ पे देखेंगे कि सोमेश्वर पहाड़ी की श्रृंखला देखने को मिलती है, जो कि पश्चिम चंपारण में इसकी उपस्थिति देखने को मिलती है। ठीक है, हाँ यहाँ पे देख सकते हैं, मैप पर लिया हुआ है। वैसे देखिए यहाँ पे है आपका पश्चिम चंपारण सोमेश्वर की श्रेणी, उसी के नीचे है आपका दून घाटी और उसी नीचे है रामनगर दून, ये वाला क्षेत्र। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, बिहार के सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर किला की ऊंचाई कितनी है। बताना है कि बिहार के सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर किला की ऊंचाई कितनी है। 778 मीटर, 790 मीटर या फिर 865 मीटर। तो ध्यान रखिएगा, बिहार की सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर किला की ऊंचाई है 865 मीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी बांध नर्मदा नदी पर नहीं है। बरगी, ओंकारेश्वर, बाणसागर, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है। बरगी, ओंकारेश्वर, बाणसागर, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, बाण सागर ये जो बांध है ना, ये नर्मदा नदी पर नहीं है, ये सोन नदी पर बनाया गया है। कहाँ पे, सोन नदी पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि नर्मदा नदी पर कुल मिलाकर के लगभग देखेंगे 30 बांधों का श्रृंखला बनाई गई है, जिसमें से बरगी, ओंकारेश्वर शामिल है। ठीक है, इसी बार देखेंगे कि इंदिरा गांधी भी सागर भी शामिल है। ठीक है, साथ ही साथ बात करें हम लोग यहाँ पे नर्मदा नदी पर। ठीक है, तो नर्मदा नदी जो है ना, ये इस पर देखेंगे कि सरदार सरोवर बांध भी बनाया गया है। ठीक है, सरदार सरोवर बांध देखेंगे कि इसी नदी पर बनाया गया है। और ये भी सवाल पूछा जाता है आपसे कि
सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित जो राज्य हैं या लाभ लेने वाले राज्य हैं कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखिएगा, सरदार सरोवर परियोजना से लाभ लेने वाले राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, गुजरात, ठीक है, गुजरात हो गया आपका, महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, और आपका मध्य प्रदेश है, और एक है आपका राजस्थान। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये सभी सरदार सरोवर जो परियोजना है इसे लाभ लेने वाले राज्य हैं। सरदार सरोवर परियोजना, ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना, ठीक है। और ये किस नदी पर बना हुआ है? ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है। और ये भी पता होगा आप लोग को कि सरदार सरोवर परियोजना पर देखेंगे किसका विरोध किया जा रहा था, किनके द्वारा? मेधा पाटेकर के द्वारा। ठीक है, कब? 1989 के आसपास। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन जिसके नाम से लोग जानते हैं। ठीक है, तो इन सब बातों को जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अच्छा, ये भी सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि सरदार सरोवर परियोजना से सबसे ज़्यादा लाभ किसको मिलता है? ठीक है, तो इसका सबसे ज़्यादा लाभ मिलने वाला जो राज्य है ना, ये मध्य प्रदेश है। सबसे ज़्यादा लाभ इसको मिलता है मध्य प्रदेश को। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। चलिए अब अगला सवाल लेते हैं। वैसे यहाँ पे मैप दिया हुआ था वैसे। ठीक है, देखिए बरगी है यहाँ पे, ठीक है, तवा भी है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, नवादा पहाड़ी क्षेत्र झारखंड के किस जिले के साथ सीमा साझा करता है? नवादा पहाड़ी क्षेत्र झारखंड के किस जिले के साथ सीमा साझा करता है? पता होना चाहिए कि नवादा पहाड़ी क्षेत्र कहाँ है। तो देखेंगे झारखंड से सटा हुआ जिला है एक नवादा जिला, वहीं पर उसी में देखने को मिलता है नवादा पहाड़ी क्षेत्र, जो कि कोडरमा, गिरिडीह, ये दोनों जिलों से सटा हुआ है। ठीक है, सीमा साझा करता है। ठीक है, रोहतास से नहीं करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अर्थात यहाँ पे कोडरमा और गिरिडीह देखेंगे कि नवादा पहाड़ी क्षेत्र जो क्षेत्र है वो झारखंड से सीमा साझा करता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि नवादा पहाड़ी क्षेत्र दक्षिण बिहार में मगध संभाग में स्थित है। 2492 किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर यहाँ पे है कि क्षेत्रफल के साथ समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई 80 मीटर यानी कि 260 फीट है। यह उत्तर में नालंदा जिले से, पूर्व में शेखपुरा और जमुई जिले से, पश्चिम में गया जिले से और जिले के दक्षिणी सीमा झारखंड राज्य के कोडरमा और गिरिडीह जिलों के साथ इसका साझा की गई है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, महाद्वीपीय द्रव्यमान का गठन करने वाले मुख्य खनिज क्या हैं? बताना है, महाद्वीपीय द्रव्यमान का गठन करने वाले मुख्य खनिज क्या हैं? सिलिका और एल्यूमिना या फिर सिलिका और मैग्नीशियम, निकेल और लोहा, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, महाद्वीपीय द्रव्यमान का गठन करने वाले मुख्य खनिज सिलिका और एल्यूमिना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, जिसे हम लोग सियाल भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारत का दक्कन पठार जो बेसाल्ट शैलों से बना है, निम्नलिखित में से किस शैल किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? ठीक है, सवाल फिर से सुनिएगा। भारत का दक्कन पठार जो बेसाल्ट शैलों से बना है, निम्नलिखित में से शैल की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? कायांतरित शैल, अवसादी शैल, बहिर्भेदी शैल, बहिर्भेदी आग्नेय शैल या फिर सदिक, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, भारत का जो दक्कन पठार है जो बेसाल्ट शैलों से बना हुआ है, इसमें से बहिर्भेदी आग्नेय शैलों के श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहिर्भेदी आग्नेय शैल। ठीक है, अच्छा, आग्नेय शैल के बारे में क्या जानते हैं? आग्नेय शैल के बारे में तो ध्यान रखना है, आग्नेय शैल ये जब पिघला हुआ मैग्मा ठंडा हो जाता है ना, तो यह ठोस हो जाता है। कौन सा? आग्नेय चट्टान। इस प्रकार बनने वाली चट्टानों को आग्नेय चट्टान हम लोग कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उन्हें प्राथमिक चट्टान भी हम कह सकते हैं। आग्नेय जो चट्टान होते हैं ना, उसे हम लोग प्राथमिक चट्टान भी कह सकते हैं। ठीक है, और बहिर्भेदी आग्नेय शैल के बारे में थोड़ा सा समझिएगा कि जब पिघला हुआ लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो तेज़ी से ठंडा हो जाता है और ये ठोस हो जाता है। ठीक है, तो क्रस्ट पर इस तरह से बनने वाले चट्टानों को बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान कहा जाता है। ठीक है, तो देखेंगे कि यहाँ पर दो तरीके होते हैं ना, एक तो जमीन के अंदर ही जम गया,
ठीक है, तो उसे आंतरिक आग्नेय सेल कहेंगे। और जो जमीन से बाहर आकर के जम गया हो, ठंडा हो गया, ठोस रूप ले लिया, तो उसे कहेंगे बहिर्भेदी आग्नेय सेल। ठीक है, तो ध्यान रखना है दक्कन की जो पठार है वो बेसाल चट्टानों से ही बना हुआ है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला किसी भी राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? सहरसा, मधेपुरा, बांका, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, सहरसा मधेपुरा का जो सीमा है वो किसी के भी साथ सीमा साझा नहीं करता है, किसी भी राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। लेकिन बांका का देखेंगे झारखंड के साथ इसकी सीमा लगता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, मैप पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये मैप है आपका यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे बांका, ये आपका झारखंड से इधर लगता हुआ दिखेगा आपको। ठीक है, बाकी आपका यहाँ पे दो जिला कौन कौन से थे? एक था आपका सहरसा और मधेपुरा। ठीक है, तो सहरसा कहाँ पे है? तो देखेंगे सहरसा यहाँ पे है और इसी के ऊपर है मधेपुरा। ठीक है, तो ये दोनों देखेंगे कि किसी के साथ भी ये सीमा साझा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कुल मिला के 16 जिले ऐसे हैं जो किसी राज्य देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, उत्तर से दक्षिण में बिहार के जिलों का सही क्रम क्या है? बताना है कि उत्तर से दक्षिण में बिहार के जिलों का सही क्रम क्या है? मधुबनी, दरभंगा, नवादा, समस्तीपुर, नवादा, बेगूसराय, समस्तीपुर या दरभंगा। सी में है पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान या सारण। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, सिंपल सा कह रहा है उत्तर से दक्षिण, अर्थात हमें इस तरीके से जाना है, नीचे की तरफ बढ़ना है। तो सबसे पहले उत्तर में देखना है कौन कौन से जिले देखने को मिलेंगे पहले आपको। ठीक है, देखिए नवादा से तो शुरू नहीं कर सकते ये। ठीक है, नवादा क्योंकि दक्षिण में है। ठीक है, हमें चलना है उत्तर से दक्षिण की तरफ। ठीक है, बात करें यहाँ पे मधुबनी, दरभंगा, नवादा, समस्तीपुर। ठीक है, तो आप देखेंगे कि नवादा के सबसे नीचे है जो कि झारखंड से लगता है इसकी सीमा, और उसके ऊपर फिर चले जाएंगे तो समस्तीपुर मिलेगा, तो ये भी नहीं होगा। तो अगर तुक्का भी लगाना हो तो हम सी के साथ जा सकते हैं, क्योंकि पश्चिम चंपारण देखेंगे सबसे ऊपर है, उससे नीचे गोपाल है, उससे नीचे सिवान है, उससे नीचे सारण है। देखिए यहाँ पे ये आपका हो गया पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान और फिर सारण। ठीक है, तो ये उत्तर से दक्षिण का सही क्रम दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा बहुत भी मैप पर अगर पता है कि कौन सा जिला कहाँ पे है तो भी ट्रिक से कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए सेशन का आखिरी सवाल, बिहार के किस जिले में उरांव जनजाति पाई जाती हैं? अच्छा सवाल है, बताना है बिहार के किस जिले में उरांव जनजाति पाई जाती हैं? रोहतास, कटिहार, बक्सर, एक से अधिक में से कोई नहीं। अच्छा सवाल है, बताइए बिहार के किस जिले में उरांव जनजाति पाई जाती हैं? रोहतास, कटिहार, बक्सर, एक से अधिक में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, बिहार में जो उरांव जनजाति पाई जाती हैं वो रोहतास में देखने को मिलती है, और साथ ही साथ आपको बक्सर में देखने को मिलेगा, और एक कैमूर में भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखेंगे रोहतास में देखने को मिलता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। कटिहार गलत है, यहाँ पे नहीं मिलता, और बक्सर में भी देखने को मिलता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे ना तो ये जो एरिया है ना, ये वाला बक्सर, कैमूर और ये रोहतास, इन तीनों जगह पर आपको देखने को मिलेगा उरांव जनजाति। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर PDF फाइल पाना है तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक पर क्लिक करके वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए और सीधी PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे 1 रुपये भी आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।